आज 27 अक्टूबर एक ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्मदिन है जिन्होंने देश के खातिर 63 दिन की भूख हड़ताल करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। आज यतीन्द्र नाथ दास का जन्मदिन है। अमर शहीद यतीन्द्र नाथ दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को एक साधारण बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बंकिम बिहारी दास और माता का नाम सुहासिनी देवी था। जतीन्द्र 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 16 वर्ष की उम्र में 1920 में यतीन्द्र ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। जब यतीन्द्रनाथ अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण कर रहे थे तभी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की लहर यतीन्द्रनाथ दास को भी बहा ले गई। देश भर में हजारों विद्यार्थी तब इस आंदोलन में कूद पड़े थे। यतीन्द्र भी कॉलेज छोड़कर अपने मोहल्ले की कांग्रेस कमेटी में बड़े उत्साह से कार्य करने लगे। उन्हें विदेशी कपड़े की एक दुकान पर पिकेटिंग करने के अपराध में जेल की सजा दी गई। देशभक्ति के लिए यह पहला पुरस्कार था। यतीन्द्र खुश थे, पर जेल के कठोर जीवन ने उनका स्वास्थ्य बुरी तरह चौपट कर दिया। बाहर आकर उन्हें इस बात से बहुत निराशा हुई कि चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित जनता द्वारा एक थाने को आग लगा दिए जाने पर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया है। यतीन्द्र ही नहीं, तब बहुत से युवक और नेता गांधी के इस फैसले पर दुखी हुए, विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और देश की जनता गांधी जी की ओर आंखें लगाए हुए थी। यतीन्द्र फिर कॉलेज में भर्ती हो गए, पर उन जैसे लोगों ने पीछे लौटना नहीं सीखा था। अब वे कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लेने लगे। वे अपने कुछ मित्रों की सहायता से ऐसी मंडलियों और क्लबों में जाने लगे जहां व्यायाम आदि की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय सेना में भर्ती होकर सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया था। इन्हीं दिनों उन्होंने तारेश्वर सत्याग्रह में भाग लिया। 1923 में बंगाल में जब भीषण बाढ़ आई तो यतीन्द्र वहां भी पहुंच गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देखरेख में बाढ़ पीड़ितों की सेवा सहायता करने लगे। देश सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वे निरंतर देश के बारे में सोचते और कुछ न कुछ करने की योजनाएं बनाते रहते। 1924 में पंजाब में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों की कलकत्ता में हुई प्रतिक्रिया के समय भोली भाली जनता को उपद्रवों से बचाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सेवा भाव का तो जैसे उन पर नशा छाया हुआ था। दक्षिण कलकत्ता की सेवा समिति और तरुण समिति के माध्यम से उन्होंने असहाय और पीड़ित जनों की सहायता का कार्य प्रारंभ कर दिया। इन समितियों के पुस्तकालयों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करके यतीन्द्र ने स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को अच्छी तरह समझ लिया था। इसी समय प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठनकर्ता सचिंद्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए। सान्याल जी यद्यपि उत्तर भारत में क्रांतिकारी उपायों द्वारा देश को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन फरार होकर उन्हें दक्षिण कलकत्ता में शरण लेनी पड़ी। यहाँ रहकर उन्होंने एक मजबूत क्रांतिकारी संगठन खड़ा कर लिया। यतीन्द्र भी इसमें शामिल होकर क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न हो गए। वे शीघ्र ही संगठन की जीती जागती मूर्ति बन गए। उन्होंने कई ऐसे गुप्त अड्डे या केंद्र बना लिए जहां फरारी हालत में वे क्रांतिकारियों के साथ छिपकर रह सकते थे। 1925 में
जतीन्द्र नाथ को दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, किंतु प्रमाणों के अभाव में मुकदमा न चल पाने पर वे नज़रबंद कर लिए गए। जेल के दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने 21 दिन तक जब भूख हड़ताल कर दी तो बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। जेल से बाहर आने पर जतीन्द्र नाथ दास ने अपना अध्ययन और राजनीति दोनों काम जारी रखे। 1928 की कोलकाता कांग्रेस में वे कांग्रेस सेवा दल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। वहीं उनकी सरदार भगत सिंह से भेंट हुई और उनके अनुरोध पर बम बनाने के लिए आगरा आए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके वो इन्हीं के द्वारा बनाए हुए थे। 14 जून 1929 को यतीन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन आरंभ कर दिया। यतीन्द्र भी इसमें सम्मिलित हुए। उनका कहना था कि एक बार अनशन आरंभ होने पर हम अपनी मांगों की पूर्ति के बिना उसे नहीं तोड़ेंगे। जैसे ही अनशनकारियों के बारे में समाचार पत्रों में खबरें छपती, जनता पर इसका तीव्र प्रतिक्रिया होती। यतीन्द्र की बिगड़ती हालत ने सारे देश में असंतोष की लहर फैला दी। लोगों ने इस बात को लेकर सनसनी थी कि यदि किसी भी क्रांतिकारी की जिंदगी चली गई तो पंजाब की स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा और क्रांतिकारी शक्तियों को इससे बल मिलेगा। भूख हड़ताली क्रांतिकारियों से मिले। भगत सिंह ने उनसे जेल अधिकारियों के अपमानजनक और उद्दंड व्यवहार की चर्चा की। भगत सिंह ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हमें मौत का तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि हम अपने आदर्श के लिए मरना जानते हैं। ब्रिटिश सरकार की अत्यंत अहंकारपूर्ण और विवेक शून्य व्यवस्था के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए हम मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राण दे देंगे। यतीन्द्र की हालत खराब होते देख सरकार ने उन्हें मैसो अस्पताल ले जाना चाहा, पर यतीन्द्र ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। सरकार उनकी संभावित मृत्यु से चिंतित थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए। तभी उसने उन्हें जमानत पर छोड़ देने का फैसला कर लिया। जमानतदार के रूप में बाहर एक फर्जी व्यक्ति तैयार कर लिया गया। अचानक अपनी रिहाई का समाचार सुनकर यतीन्द्र चौंके। उन्होंने सब साथियों को बुलाकर अपने चारों ओर जमा कर लिया और बोले, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सब जालसाजी है। सरकार जानती है कि मैं बचूंगा नहीं। वह मेरी मृत्यु की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती और मुझे किसी तरह जेल से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने साथियों से यह भी कहा कि मैं तुम लोगों के बीच रहकर लड़ते लड़ते यहीं मरना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि शक्ति रहते तुम लोग मेरे यहाँ से हटाए जाने का विरोध करो। अनशन को 1.5 माह से ऊपर हो चुका था। क्रांतिकारियों में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वे मौका पड़ने पर मुकाबला कर सकते, पर यतीन्द्र की बात सुनकर उनमें जाने कहाँ से शक्ति का संचार हो गया। उन्होंने अस्पताल की बैरक का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, फिर चारपाइयाँ, मेज़ें, अलमारियाँ आदि खींचकर दरवाजे से लगा दी और यतीन्द्र को बाहर ले जाने का विरोध करने के लिए वे तैयार हो गए। यद्यपि लंबे अनशन के बाद अब किसी भी साथी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह तनिक भी विरोध कर सकता, पर जेल अधिकारी स्थिति की गंभीरता को समझ गए। वे जानते थे कि भूख हड़ताल ने इन नौजवानों को कमजोर तो बना दिया है, पर उनमें गजब का आत्मबल है और वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। यतीन्द्र को मृत्यु के निकट देखकर वे वैसे ही परेशान थे, इसलिए वे कोई झंझट मोल लेना नहीं चाहते थे।
क्रांतिकारियों की इस तरह मोर्चाबंदी देखकर चारों ओर सनसनी फैल गई। यतीन्द्र ने कहलवा दिया कि उन्हें जमानत मंजूर नहीं है, पर मोर्चाबंदी तभी हटी जब जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कसम खाकर इस बात का विश्वास दिलाया कि यतीन्द्र की इच्छा के विरुद्ध उन्हें कहीं नहीं ले जाया जाएगा। यतीन्द्र ने जेल अधीक्षक से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके भाई के सुपुर्द कर दिया जाए और उनका अंतिम संस्कार कलकत्ता के कियोत तोला शमशान घाट पर किया जाए, जहां उनकी माता और बहन की अंत्येष्टि की गई थी। यतीन्द्र के भाई ने लाहौर में रेल अधिकारियों से संपर्क करके मृतक शरीर को लाहौर से कलकत्ता ले जाने की व्यवस्था कर ली। यतीन्द्र ने कहा कि वे चाहते हैं कि शव यात्रा दिल्ली से होकर जाए, ताकि भारत की राजधानी की जनता भी अपनी आंखों से देख ले कि ब्रिटिश प्रशासन बर्बरता और अमानुषिकता में किस स्तर तक गिर सकता है। उन दिनों देश भर में जगह जगह इन भूख हड़तालियों के मामले पर प्रदर्शन और सभाएं, जुलूस लगातार जारी थे। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। यतीन्द्र के भाई किरण से दूसरी बार अनुरोध किया गया कि वे उनके जमानत पर छोड़े जाने के लिए तैयार हो जाएं और सरकार उनके खिलाफ मुकदमा भी वापस ले लेगी। किरण का उत्तर था कि अब यतीन्द्र की हालत इतनी खराब हो गई है कि वे कुछ ही दिन जीवित रह सकेंगे, इसलिए अब तुरंत या अगले दिन उनकी रिहाई हो भी जाए तो भी वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु निश्चित है और अब जबकि वे शहादत की दहलीज पर हैं, वे उन्हें इस गौरव से वंचित नहीं करना चाहते जो एक शहीद को मिलता है। रेल अधिकारियों की तरफ से उत्तर आ गया था कि यतीन्द्र के पार्थिव शरीर को कलकत्ता ले जाने का किराया 600 रुपये होगा और इस लंबी यात्रा में मृतक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ दवाइयों आदि का प्रयोग करना होगा। किरण ने तुरंत ही सुभाष बाबू को तार भेजकर बंगाल से 600 रुपये मंगवा लिए। शव यात्रा के लिए बंगाल से रुपये मंगाए गए हैं, इस आशय का समाचार जब अखबारों में प्रकाशित हुआ तो पंजाब के नेताओं और जनता ने कहा कि 600 रुपये बंगाल को वापस भेज दिए जाएं। यह व्यवस्था पंजाब करेगा। यह कैसे हो सकता है कि यतीन्द्र की शव यात्रा के लिए बंगाल से रुपये आएं। देश भर से लोग यतीन्द्र की हालत जानने को चिंतातुर थे। यतीन्द्र एक एक इंच मृत्यु की ओर खिसक रहे थे। 7 सितंबर को उन्हें तेज बुखार था और 3 बार उल्टियां हुई। पिछले एक सप्ताह से वे सो नहीं सके। उनके भाई किरण, जो उनकी देखभाल करते थे, वे भी बीमार हो गए और वे जेल से बाहर भी नहीं आए। उन्हें किसी अनिष्ट के हो जाने की आशंका दिखने लगी। 10 सितंबर को लोगों को समाचार मिला कि यतीन्द्र एकदम निश्चेष्ट पड़े हैं। जीवन के चिन्ह विलुप्त हो रहे हैं। उनके शरीर में रक्त नहीं रहा। उनके बोलने और देखने की शक्ति नष्ट हो गई है। उनकी हालत ऐसी है कि कोई अनुभवी डॉक्टर हो तो उनके शरीर में कहीं छिपी मध्यम सी गति को महसूस कर सकता है। 13 सितंबर को यतीन्द्र के साथी आकर उनकी नब्ज देखने लगे। वे अब अंतिम समय की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने धीरे से कुछ कहा, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। नब्ज लगातार गिरती जा रही थी। आज अनशन का 63वां दिन था। जैसे ही यतीन्द्र को हिचकियां आनी शुरू हुई और उनका दम घुटता दिखाई दिया, लोग समझ गए कि जीवन यात्रा पूरी हो चुकी है और दीपक की ज्योति बुझने वाली है। उनके भाई किरण और साथी क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा ने रविंद्रनाथ ठाकुर का वह गीत गाना शुरू किया जिसे यतीन्द्र बहुत पसंद
किया करते थे। यदि तोर डाक को न आसे तवे एकला चलो रे। हे यात्री, अगर तुम्हारा साथी कोई भी न हो तो भी तुम चलो, अकेले ही बढ़ो। इसके बाद राष्ट्रगान वंदे मातरम गाया गया। उस दिन दोपहर को 1 बजे यतीन्द्र ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जेल के फाटक पर यतीन्द्र के अंतिम दर्शनों के लिए पूरा लाहौर उमड़ आया था। भीड़ का सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। जेल अधीक्षक ने यतीन्द्र के मृतक शरीर पर रखने के लिए लाल गुलाब के ढेर सारे फूल मंगवा लिए थे, जो यतीन्द्र को बहुत पसंद थे। जेल के अंदर कैदी और बाहर खड़ी भीड़ इंकलाब जिंदाबाद और यतीन्द्र नाथ दास जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सभी धर्मों व जातियों के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं और पुरुष भीड़ में शामिल थी। सारे शहर में हड़ताल हो गई। स्कूल, कॉलेज, दुकानें और दफ्तर सब बंद हो गए। लोग अमर शहीद के अंतिम दर्शनों और कंधा देने को उतावला हो रहे थे। भीड़ में सब ऐसे शामिल थे मानो यतीन्द्र उनके अपने सगे हों। 14 सितंबर की सुबह लाहौर निवासी फिर स्टेशन की ओर उमड़ पड़े। वे हाथों में फूल और फूलों के हार लिए हुए थे। आज वे अपने दिवंगत शहीद को लाहौर से अंतिम विदाई देने जा रहे थे। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ रेलवे स्टेशन के बाहर रुकी थी। स्टेशन पर तिल रखने की जगह नहीं थी। जैसे ही ट्रेन लाहौर से हावड़ा के लिए छूटी, जनता ने अश्रुपूरित नेत्रों से अमर शहीद यतीन्द्र नाथ दास को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मार्ग में ट्रेन जहां जहां से गुजरी, वहां यतीन्द्र के पार्थिव शरीर को जनता का जो सम्मान मिला, वह इतिहास में अद्वितीय है। यतीन्द्र का पार्थिव शरीर लिए ट्रेन 14 सितंबर को प्रातः लाहौर से चलकर 2 दिन की यात्रा के बाद हावड़ा स्टेशन पर पहुंची, तो स्टेशन पर अगुवाई के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास की विधवा पत्नी श्रीमती बसंती देवी, सुभाष चंद्र बोस, श्रीमती कमला नेहरू आदि अनेक नेता उपस्थित थे। स्टेशन पर अभूतपूर्व भीड़ थी। यतीन्द्र नाथ दास जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज रहा था। सबके मन में एक ही लालसा थी कि वे किसी तरह शहीद के अंतिम दर्शन कर सकें। 20 मिनट की प्रतीक्षा के बाद 10 व्यक्तियों ने कंधा देकर शव पेटिका को हावड़ा टाउन हॉल तक पहुंचाया। इसके कुछ बाद लोग यतीन्द्र के वृद्ध पिता से मिलने गए। किरण ने उन्हें बताया कि किस तरह यतीन्द्र ने उन्हें अपना अंतिम प्रणाम कहा था। पुत्र की मृत्यु पर बंकिम बाबू धैर्य की मूर्ति बने बैठे रहे। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र की शहादत ने मुझे गौरवान्वित कर दिया है। अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा फिर शुरू हुई। 1.5 लाख लोगों की भीड़ अर्थी के पीछे थी। नेतागण अर्थी के साथ साथ धीमी गति से चल रहे थे। लोग नारों के बड़े बड़े पोस्टर बनाकर उठाए हुए थे। जुलूस जिधर से निकलता, सड़क के दोनों तरफ से सभी मकानों में अर्थी पर फूल डाले जाते और गुलाब जल छिड़का जाता। किरण ने धार्मिक रस्में पूरी की, शरीर पर गंगा जल छिड़का और नए वस्त्रों से शरीर को ढक दिया। इसी समय श्री हेमेंद्र नाथ दास गुप्त ने यतीन्द्र के पिता का संदेश एकत्रित जनसमूह को पढ़कर सुनाया। हे प्रभु, मैं तुम्हारे श्री चरणों में अपने पुत्र को अपने आंसुओं से भीगी भेंट के रूप में समर्पित करता हूँ। हमारी यही प्रार्थना है कि यतीन्द्र के इस पुनीत आत्म बलिदान के बाद भारत में जागृति आ जाए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आगे बढ़कर यतीन्द्र के चरणों की धूलि उठाकर अपने मस्तक पर लगाई। मातमी धुन और अन्य प्रकार की ध्वनियों के बीच किरण ने चिता को आग लगा दी। इसी समय प्रोफेसर नृपेंद्र चक्रवर्ती, जिन्होंने बंगवासी कॉलेज में यतीन्द्र को पढ़ाया था, ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि यतीन्द्र को
बंगाल में गिरफ्तार करके पंजाब ले जाया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे वहां रोक नहीं सकी। यतीन्द्र अंत में कलकत्ता लौटने में सफल हो ही गए। यतीन्द्र मेरे विद्यार्थी थे और उनकी शहादत से हम सबको देश के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की बलि दी है। आज शहीदों की इस आकाश गंगा में एक और दैदीप्यमान नक्षत्र की वृद्धि हुई है। हमारे बहादुर नौजवानों में एक और आगे निकला है और उसने हंसते हंसते अपने प्राणों को देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया है। यतीन्द्र ने जो कुछ किया, अपनी आत्मा की आवाज़ पर ठीक ही किया। इसलिए अगर हम उनके लिए कुछ शोकपूर्ण शब्द कहें, यह ठीक नहीं। उनकी कुर्बानी तो इतनी महान है कि हम उनकी प्रशंसा में कुछ भी कहें तो क्या कहें। कई सप्ताह की लंबी और यातनापूर्ण तपस्या के बाद यतीन्द्र ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ही ली और एक ऐसे संसार में चले गए जहां अंग्रेजी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। मैंने लाहौर के जेल अस्पताल में यतीन्द्र को देखा था। क्या मैं उस चेहरे को कभी भूल सकता हूँ, जिसमें एक सुकुमार कन्या की सी कोमलता थी, लेकिन इसके साथ ही मैंने यह भी महसूस किया, उसी चेहरे में लोहे की सी शक्ति और फौलाद की ताकत, बर्फ की शीतलता दिखाई देती थी। और ऐसा चेहरा एक वीर का हो सकता है, जिसको जिसकी गणना देश की विभूतियों में की ही जाएगी।